हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवीन। देखिएगा, इससे पहले आपको इंटरप्रिटेशन मेरे द्वारा कराया गया था। अब मैं आपको इसके बाद जो मैंने आपको कराया है वो है प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग। देन अब हम इसके एमसीक्यू आपको यहाँ सॉल्व करा देते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ योर एग्जामिनेशंस। देखिएगा, ये आपका 2019 का आयोग द्वारा जो दिया गया पेपर था, मैं वहीं से स्टार्टिंग करा रही हूँ और ये प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग के प्रोस्पेक्टर से ही कराया जा रहा है। इसलिए आपका जो सेक्शंस लिया गया है, जो आपका नंबरिंग लिया गया है, वो प्लीडिंग ड्राफ्टिंग वाला ही लिया गया है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा 91 से स्टार्ट करें। हमारा आदेश 7 सिविल प्रक्रिया संहिता संबंधित है। तो आदेश 7 हमारा किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा बात पत्र से। ठीक है, जब हम बात पत्र किसी केस में इंस्टीट्यूट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, तो उसके बाद उसके बदले में जो उसका दिया जाता है वो होता है हमारा लिखित कथन या फिर रिटन स्टेटमेंट। देन आ जाइए आप, बात पत्र को वापस करने से संबंधित प्रक्रिया दी गई है। तो बात पत्र को अगर आप रिटर्न करेंगे तो उसकी प्रक्रिया आपकी आदेश ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 का क्लॉज 2 बताता है। देन आ जाइए आप नेक्स्ट वर्ड, लिखित कथन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका लिखित कथन से क्या उद्देश्य है? आपका रिटन स्टेटमेंट से। और रिटन स्टेटमेंट हमारा कौन से सेक्शन में आ जाता है? रिटन स्टेटमेंट आ जाता है हमारा 7 में। सीपीसी के किस आदेश और नियम में अपीलीय न्यायालय को उपयुक्त न्यायालय में बाद स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई है? तो सीपीसी के किस आदेश में दी गई है बाद उपरांतरित करने की शक्ति? ये आ जाए आपका ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 के बी में। देखिएगा, रूल नंबर 10 का ए एंड रूल नंबर 10 का बी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग की सीरीज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देन आ जाइए आपका, लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा अधिकतम कितना समय समन के तामील की तारीख को दिया जाएगा? तो कितना समय दिया जाएगा? अधिकतम पूछा है। अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो आपका 60 डे, अधिकतम पूछा जाए तो आपका 90 दिन। ठीक है, फिर आ जाइए, युक्त वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो युक्त वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? ये दिया है, दोनों वर्गीकरण बुद्धिमत्तापूर्वक विभेद पर आधारित होना चाहिए व बुद्धिमत्ता विभेद पर तर्क संगत संबंध उस साक्ष्य से होना चाहिए जिसे अधिनियम प्राप्त करना चाहता हो। ठीक है, कहाँ पहुँचे हम? ठीक है, 97 है ना? ओके। जब किसी बात पत्र में बात हेतुक नहीं दिया जाता तब क्या होता है? ठीक है, आपने केस स्विंग करा है, केस इंस्टीट्यूट किया है और बात हेतु की उसमें कुछ नहीं है, तो क्या आपका कंक्लूजन उसमें निकलेगा? तो भैया बात पत्र को खारिज कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए, आपने सीपीसी में कोई ऑर्डर दिया, कोई रूल इसमें डाला और अपना वही नहीं बताया, फैक्ट ही नहीं बताया है किस चीज़ पर आप लड़ने आए हैं, तो वो क्या कर दिया जाएगा? आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। ओके, ऑर्डर 8 रूल नंबर 6 के अनुसार मुजरा की विशिष्टियाँ दी गई हैं। देख लीजिएगा, पहले तो हम बता दें, आपका ऑर्डर नंबर 8 बताता है, आपका 3 चीज़ों को बताता है। एक हमारा हो जाता है मुजरा, ठीक है, एक हो जाता है हमारा काउंटर क्लेम और एक हो जाता है हमारा रिटन स्टेटमेंट। तो हम इसे ऑर्डर 8 को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। इसमें 3 हमारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, फिर 98 का आपका ऑप्शन हो जाएगा लिखित कथन। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट सेकंड हमारा सेट ऑफ और थर्ड हमारा काउंटर क्लेम। 99 कह रहा है हमारा, जब कोई पक्षकार एक वंचित समय में लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब क्या होता है? तो क्या होता है हमारा, ये कह रहा है दोनों न्यायालय निर्णय कर सकते हैं व न्यायालय बात से संबंधित कोई आदेश पारित कर सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, सीपीसी के किस आदेश एवं नियम में अभिवचन के सत्यापन से संबंधित बात की गई है? तो भैया सीधे आ जाएगा, जब सत्यापन की बात आ जाए तो सत्यापन आपका किस में दिया गया है? तो वो दिया गया है हमारा ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 15 में। और 17 क्या कहता है? 17 हमारा अमेंडमेंट की बात करता है। ठीक है, सीपीसी के किस धारा के तहत सहमति से डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? ठीक है, आप सहमति से अपील नहीं कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 96 में। 96 का 3 कह रहा है कि आप सहमति से अपील नहीं कर सकते हैं।
सीपीसी के 102 सीपीसी के किस आदेश और नियम के तहत बात पत्र खारिज किया जा सकता है। ठीक है, आपने कोई केस इंस्टीट्यूट किया है तो उसमें कह रहे हैं कि आपका जो बात पत्र है विच इज़ आपका ऑर्डर डील करता है इसमें 6 वो खारिज किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है हमारा ऑर्डर नंबर 17 रूल नंबर 11 में। वही बात हो रही है जहाँ पर कोई तथ्य नहीं निकल कर आ रहा है, कोई फैक्ट ही नहीं पता चल रहा है, तो क्या होगा, केस हमारा खारिज कर दिया जाएगा। 103 कह रहा है बंधक विलेख के संबंध में क्या सही है। तो बंधक विलेख के संबंध में आपका क्या सही है, इसमें आ जाएगा आपका ये सभी। ये देखिए कन्वेंसिंग की सीरीज का आपका एक क्वेश्चन है और कन्वेंसिंग हमारा आपसे वादा हुआ था कि कन्वेंसिंग हम बाय आपको एमसीक्यू सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो बंधक विलेख में बंधक विलेख विशिष्ट अचल संपत्ति में हित का स्थानांतरण है। बंधक विलेख में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, सही बात है। बंधक विलेख में मूलधन और ब्याज का उल्लेख होता है, ये भी सही है। तो ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एक पंजीकृत दान विलेख में कितनी साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि आपने किसी को दान दिया है तो उसमें कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, तो इसमें होती है 2 साक्ष्य की। ठीक है, आपकी कोई भूमि है, आपका कोई मकान है, उसे आप गिफ्ट में कर रहे हैं अपने बेटे को, बेटी को, किसी को भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 लोग आपके उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, एज अ साक्षी होने चाहिए। निम्नलिखित में से अभी हस्तांतरण में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है आपका, वसीयत। आप हस्तांतरण कर रहे हैं, किसी को पट्टा कीजिए, विलेख कीजिए, बंधक विलेख कीजिए, लेकिन आप वसीयत नहीं कर सकते। 103 में आ जाइए, ये कह रहे हैं सीपीसी के ऑर्डर 9 के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री को अपास करने हेतु प्रभावित पक्षकार को आवश्यकता है। तो प्रभावित पक्षकार को आवश्यकता होती है एक प्रार्थना पत्र की। ठीक है, देखिएगा ऑर्डर नंबर 9 हमारा रूल करता है उपस्थिति और ना उपस्थिति के विषय में। ठीक है, अगर वो उपस्थित नहीं है और आपको अपना ऑर्डर लगवाना है तो फिर आप एक प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन लिख करके देंगे कोर्ट को। 107 में आ जाइए, अभी हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, तो ये है हमारा, ये कह रहा है दस्तावेज का प्रारूप या रचना जो संपत्ति अंतरण से संबंधित हो, ये हमारा कहलाता है। 108 में आ जाइए, उपस्थिति होने के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी को कब की जा सकती है। ठीक है, तो कब की जा सकती है प्रतिवादी को मांग, ये कह रहा है इन सभी दिशाओं में। न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ करके फरार होने वाला व्यक्ति है तब सभी संपत्ति को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा से हटा चुका है तब क्या किया जा सकता है भैया, उसकी प्रतिभूति की मांग की जा सकती है। एक रिसीवर कौन हो सकता है, 109 में बताया गया है एक रिसीवर कौन हो सकता है, तो न्यायालय का अधिकारी हो सकता है। देखिएगा किसी का चोरी का सामान मिला है, ठीक है, या किसी का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो मटेरियल्स था वो सारा कोर्ट के अंतर्गत अटैचमेंट कर दिया गया है, तो भैया न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आएगा वो। फिर आ जाइए आप, न्यायालय द्वारा किस आदेश और नियम के अंतर्गत अस्थायी निपेक्षाधिज्ञ स्वीकृत की जा सकती है, तो ये हमारा की जा सकती है ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 में। देन आ जाइए आप, सीपीसी की धारा 80 के अंतर्गत सहकारी अधिकारी के खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ बात संसित करने हेतु कितने दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है। देखिएगा जब मैं ये प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको धारा 80, धारा 81, धारा 82 ये सब सीक्वेंट में पढ़ाई थी। तो जो हमारे पेड वाले बच्चे होंगे वो इसका आंसर एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा रहेगा 2 महीने के अंतर्गत। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है और आप उस पर कोई नोटिस डालते हैं तो वो 2 महीने के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। कोडोसिन से आप क्या समझते हैं, 112 पर आ जाइए। तो ये कह रहा है कि भैया एक दस्तावेज को जो वसीयत में परिवर्तन करता है उसकी व्याख्या करता है तथा वसीयत का भाग बन जाता है, वो कहलाता है आपका कोडोसिन। नाउ नेक्स्ट इज सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त विचारण आपके किस में दिए गए हैं, ऑर्डर नंबर 37 में। व्यवहारिक अनुतोष से संबंधित मामले किस न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक अनुतोष से संबंधित मामले आपके किए जाते हैं जिला मजिस्ट्रेट या पारिवारिक न्यायालय में। सब बता देंगे भैया, जो परिवार से रिलेटेड है ऑफकोर्स आपके फैमिली कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट 115, ऑर्डर नंबर 18 के अंतर्गत कौन साक्ष्य पहले प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। ठीक है,
तो साक्ष्य सबसे पहले कौन प्रस्तुत करेगा? जो आपका केस इंस्टीट्यूट करेगा। मैं केस इंस्टीट्यूट करूँगी किसी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, तो मुझे ही अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। फिर कहता है सीपीसी के ऑर्डर 25 के अंतर्गत वे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी परीक्षा के लिए न्यायालय द्वारा कमीशन निकाला जा सकता है। ठीक है, न्यायालय किसके लिए कमीशन निकालेगा? तो ये आपका आ जाएगा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा से परे किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऐसी सीमाओं को छोड़ने वाला है उसके लिए निकाला जा सकता है। गुड। शासकीय सेवा के लिए किसी व्यक्ति को जो लोक सेवा से संबंधित किए गए हाजिर नहीं हो सकता है उसके लिए, या ये सभी। तो इसमें हमारा सेकंड सही हो जाएगा। सीपीसी की धारा 148A(5) के अंतर्गत प्रस्तुत केविएट कितने दिनों के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी? तो ये रहेगी 90 दिनों के बाद। ठीक है, देन आ जाइए आप। का दिल्ली में रहता है, उसने खा को बदनाम करने के लिए एक लेख जयपुर में प्रकाशित किया। मानहानि का बाद कहाँ दायर किया जाएगा? भैया तो वो कहाँ रहता है? हम आपका एक तो दिल्ली रहता है और एक जयपुर रहता है, तो एक आप कहाँ कर सकते हैं मानहानि का लेख? इसमें आप दिल्ली या जयपुर दोनों कोई भी। किस परिस्थिति में न्यायालय निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा वापस ले सकता है? ठीक है, तो किस परिस्थिति में ले सकता है वापस? इसमें आ जाइए आप। ये कह रहा है भैया इन सभी परिस्थितियों में, वह कह रहा है यदि बाद लाने के दौरान अनुचित आचरण का दोषी रहा है तब। ठीक है, तब वापस ले लेगा। झूठ बोल दिया है कि मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ, तब वापस ले लेगा कोर्ट। कह रहा है यदि प्रतीत होता है कि वादी के साधन हेतु निर्धन व्यक्ति के रूप में बात चालू रहना चाहिए था तब। और यदि ये कह रहा है कि यदि उसने बात किसी अन्य व्यक्ति के करार किया है जिससे बात की विषय वस्तु से कोई हित प्राप्त कर लिया है तब। तो ये इन सारे कंडीशंस में वो केस आपका इंडिजेंट पर्सन जो कि आपका सेक्शन 33 में ऑर्डर 33 को डील करता है में रहेगा। आज 120 में सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आप देखिएगा हमने लास्ट में आपको अपील ये सारे प्रोविजंस कराए थे अपील वगैरह के, तो यहाँ पर आ जाता है कौन सा आदेश? 40 ऑर्डर नंबर 45। सीपीसी के ऑर्डर 32 के अंतर्गत वयस्क की तरफ से कौन बाद दायर कर सकता है? तो कौन कर सकता है भैया? अवयस्क के लिए बाद मित्र करेगा। ठीक है, कौन सा साक्ष्य सबसे अच्छा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है? प्राथमिक साक्ष्य। देखिएगा इसके आगे हमारा एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 स्टार्ट हो जाता है, और हम लोगों की बात हुई थी कि हम प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग 2019 वाला कराएंगे जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। यदि आपको हमारे चैनल से ये सब कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।